चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम अप्रैल और मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उन घटनाक्रमों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींचा। आज हम विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का विवरण करेंगे और इसके रणनीतिक महत्व को पूरी निष्पक्षता से समझेंगे। हमारा मकसद यहाँ कोई राय बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन तथ्यों, सैन्य कार्रवाइयों और बड़े रणनीतिक बदलावों को डिकोड करना है जो उन कुछ हफ्तों में सामने आए। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा है। हम पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के एग्जीक्यूशन, उसमें इस्तेमाल किए गए उन्नत हथियारों, उसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई और आखिर में इससे उपजी नई रणनीतिक नीति और उसके प्रभावों पर गौर करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, पहलगाम हमला और इस पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि। 26। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बेहद दुखद आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यह कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। इस घटना ने एक तरह से क्षेत्रीय सहनशीलता की सीमाओं को तोड़ दिया, और सच कहें तो यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक बातचीत को एक सीधे मिलिट्री एक्शन में बदलने पर मजबूर कर दिया। अब अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, ये देखकर हैरानी होती है। 22 अप्रैल के हमले के ठीक बाद 6 और 7 मई को भारतीय सेना ने अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक्स यानी सटीक हवाई हमले किए। फिर तुरंत बाद 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसी दिन युद्ध विराम की बात भी सामने आ गई। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे बात एक बड़े क्षेत्रीय संकट तक पहुंची और फिर कितनी जल्दी एक कूटनीतिक ठहराव भी आ गया। अब आते हैं भाग 2 पर, ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन, यानी इसे अंजाम कैसे दिया गया। ये ऑपरेशन अपने आप में काफी अनूठा था। क्यों? क्योंकि ये ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसमें सिर्फ कोई एक विंग शामिल नहीं थी, पूरी की पूरी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स एक साथ काम कर रही थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से सटीक प्रहार किए, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी पोजीशन एकदम मजबूत कर ली, और भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपनी स्ट्रेटेजिक तैनाती कर दी। इस पूरे तालमेल का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 अलग-अलग आतंकी कैंप्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत ही मार्मिक पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम अक्सर काफी आक्रामक होते हैं, है ना? लेकिन इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद मीडिया ब्रीफिंग की कमान भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने संभाली। ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये दरअसल पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों की विधवाओं को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए उन्नत हथियार और तकनीक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है तकनीक का स्तर। इन हथियारों ने यह सुनिश्चित किया कि कोलैटरल डैमेज यानी आसपास के आम लोगों को कोई नुकसान न हो। जरा इन पर नजर डालिए। सबसे पहले स्काल्प। ये 500 किलोमीटर से भी ज्यादा मारक क्षमता वाली एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसने बिना एलओसी पार किए ही टारगेट्स को उड़ा दिया। फिर इस्तेमाल हुआ हैमर बम, जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। और जो चीज सच में एक गेम चेंजर साबित हुई वो थे लॉइटरिंग मिनिशंस यानी कामिकेज ड्रोन्स। इनका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पहली बार देखा गया, जो अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर सटीक वार कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जो हुआ वो भी काफी अहम है। सेना ने महज आराम नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख को सीधे फील्ड में लागू किया। इसका एक बड़ा उदाहरण पश्चिमी कमान की एक्सरसाइज वायु समन्वय था। इसका फोकस एकदम क्लियर था, ड्रोन स्वॉर्म्स का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करना और दुश्मन के ड्रोन्स को उड़ाने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार करना। मतलब तकनीक का सीधा और तेज एडॉप्शन। हमारा चौथा भाग है जवाबी कार्रवाई और उसके बाद हुआ युद्ध विराम। अब आते हैं 10 मई की घटनाओं पर। डिफेंस ब्रीफिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा जवाबी हमला किया, लेकिन यहां भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हावी रहा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणालियों ने कमाल का काम किया और इन सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। बिल्कुल फिल्मी लगता है, लेकिन ये सच है
और फिर हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए उसी दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव आ गया, जिसके बाद 12 मई को दोनों तरफ से ऑपरेशंस औपचारिक रूप से रोक दिए गए। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर आते हैं, नई रणनीतिक नीति और इसका प्रभाव। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? वो है एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव। देखिए, पुरानी रणनीति क्या थी? कूटनीति पर जोर और उपपारंपरिक संयम, यानी सब कन्वेंशनल रिस्ट्रेंट। लेकिन नई रणनीति ने इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया है। अब यह साफ हो गया है कि आतंकवाद के जवाब में सीधे तौर पर पारंपरिक सैन्य बल यानी कन्वेंशनल मिलिट्री का खुलकर इस्तेमाल किया जाएगा। कई थिंक टैंक्स का मानना है कि इस कदम ने सीधे तौर पर उस पुरानी धारणा की हवा निकाल दी है कि परमाणु हथियारों का डर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोक सकता है। और हाँ, इस नई रणनीति को सिर्फ कागजों पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे पूरी वित्तीय ताकत दी गई है। 7.85 ट्रिलियन रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को यह अब तक का सबसे बड़ा फंड मिला है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह महज हथियार खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि यह 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के खतरे और सप्लाई चेन की मौजूदा कमजोरियों को हमेशा के लिए दूर करने का एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक फैसला है। अगर हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और अन्य प्रमुख थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स का निचोड़ निकाले तो बात बिल्कुल साफ है। ये ऑपरेशन सिर्फ हमारे रीजन तक सीमित नहीं है, इसके वैश्विक मायने हैं। इस विश्लेषण में यह भी सामने आया कि कूटनीतिक हालात कितने पेचीदा हो चुके हैं। एक तरफ चीन का पाकिस्तान को हार्डवेयर का सीधा समर्थन देना और दूसरी तरफ भारत का ये कड़ा सैन्य कदम, इन सब ने मिलकर अब किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की गुंजाइश को लगभग खत्म कर दिया है। और ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे सिर्फ एक ऑपरेशन पूरी क्षेत्रीय सुरक्षा की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। तो अंत में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जब आतंकवाद जैसी सब कन्वेंशनल धमकियों का जवाब कन्वेंशनल सैन्य ताकत से देना एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, तो आगे चलकर दक्षिण एशिया में डिटरेंस यानी युद्ध को रोकने का तरीका कैसा होगा? क्या पुरानी नीतियां काम आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के पन्नों में छिपा है। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।